ज्यादा 7 जीवित रहे, 4 भाई और 3 बहन। तो सबसे बड़ा कौन है इन सातों में? तो सबसे बड़ी है इनमें जहान आरा। जहान आरा, जिसको शाह बेगम भी कहा जाता था। शाह बेगम, थोड़ा रेफरेंस लेना है इसका। शाह बेगम इसको कहा था शाहजहां ने, मतलब इसके पिता ने ही, शाहजहां ने। दरअसल में ये एक राजकुमारी ही थी। तो इससे पहले जो भी शाह बेगम होती थी वो सब होती थी राजा की पत्नी। मतलब कोई राजकुमारी अब तक शाह बेगम नहीं हुई। और कहते हैं कि जब डेथ हुई आपका शाहजहां की पत्नी मुमताज महल की 1631 में, उसके पास में उस समय पर 1 लाख तो ईरानी असरफियां, 6 लाख असरफिया का मतलब सोने की होती थी, और 6 लाख उसके पास मुगलिया असरफियां, और बहुत सारी जागीरें थीं। उस सब का 50% शाहजहां ने अपनी बेटी जहांआरा को दिया, और बाकी 50% में से चारों भाइयों को दिया। 12.5 12.5 12.5%। तो यानी शाहजहां का प्यार किससे ज्यादा है? जहांआरा से। और उस समय के इतिहासकार लिखते भी हैं कि अगर उस समय के शासन में ऐसी कोई व्यवस्था होती कि एक बेटी को गद्दी सौंपा जा सकता था, तो शाहजहां बेशक गद्दी अपनी बेटी जहांआरा को सौंपता। और यहां से बेटी का सिद्धांत समझना, तुम वो बेटियां भी ध्यान से सुन। शाहजहां उस समय की, इसको बाद में औरंगजेब ने, जब इसकी डेथ हो गई तो इसको साहिबात उज्जमानी भी कहा गया था। ये भी नोट करना, शाह बेगम किसको कहा जाता था? या साहिबात उज्जमानी, एरा ऑफ द लेडी, साहिबात उज्जमानी, ये कहा था इसको औरंगजेब ने पोस्थ्यूमसली, मरणोपरांत औरंगजेब ने कहा। देखो, किसी लड़की के बारे में अगर उसको नेगेटिव क्रिएट करना है, उसकी नेगेटिव इमेज बनानी है, तो सबसे आसान क्या है? किसी भी लड़की के बारे में तो आप कहेंगे उसके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाए। ये सबसे आसान है। और फिर समाज जो है उसको उसी तरह से जस्टिफाई करने लग जाता है, जैसे जहांआरा के केस में भी हुआ। इसके बारे में जितनी भी नेगेटिविटी फैलाई, वो सारी फैलाई गई है जो उस समय की हरम की और औरतें थीं, या शाहजहां की जो बाकी पत्नियां थीं, क्योंकि उनके पास अधिकार रहे नहीं। मुमताज महल के पास में जो आपका रॉयल स्टाम्प होता था, शाही मोहर, वो भी इसकी बेटी को मिल गई। सारे डिसीजन ये लेती थी। अगर मैं कहूं उस समय के चारों पुत्रों यानी औरंगजेब और उसके जो बाकी 3 भाई हैं, उन सब में सबसे ज्यादा शक्ति और पैसा किसके पास में था? जहांआरा के पास में। सूरत का जो बंदरगाह था वो भी जहांआरा के कंट्रोल में था। वहां से जो इनकम होती थी वो भी इसके कंट्रोल में थी। ये दिल्ली का जो वो सॉरी आगरा का जो किला है, उसके सामने अलग से महल बना के रहती थी। तो इसके बारे में बहुत सारी नेगेटिव चीजें डिस्कस होनी शुरू हुई कि इसके तो जो है राजा शाहजहां से ही जो है अवैध संबंध है, मतलब उसके पिता से ही। तो इस तरह की चीजें चली। अब तुम इसका कैरेक्टर समझना। मैंने कहा ये उस युग की सबसे अमीर महिला थी भारत में, उस युग की सबसे अमीर। और कहा जाता है इसकी जो वार्षिक उस समय की आय थी, वार्षिक आय उस समय पर 60 करोड़ रुपए हुआ करती थी। विद्वान तो नहीं कहेंगे, विदुषी कहेंगे। विदुषी इतनी थी कि उस समय की अरबी, फारसी, सभी भाषाओं का इसे ज्ञान था। अपने जो भाई, अगर हम कहें दारा सिकोह से बहुत प्रभावित थी, या कहें कि अपने दादा अकबर से बहुत प्रभावित थी, और सूफी मतों को मानती थी। यानी इसका जो थॉट प्रोसेस था वो था कि किसी भी शासक को उदार होना चाहिए, किसी भी धर्म विशेष के पक्ष में उस राजा को नहीं होना चाहिए। असली शासक, असली नरेश वही है जो उदारता से कार्य करे। अब मैंने बताया कि उसने शाहजहां को आकर के कैद कर लिया था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने जब शाहजहां को कैद किया तो उस समय पर यह चाहती तो औरंगजेब के पक्ष में हो जाती कि इनकम बहुत थी और बहुत ही शान से अपने शासन को करती। लेकिन एक बेटी ने चुना अपने पिता की सेवा को। आप मतलब शाहजहां के अंतिम दिनों के बारे में अगर पढ़ोगे, रिसर्च करोगे,
तो आप ये पाओगे कि जिस मुसम्मन बुर्ज में शाहजहां कैद था, वहां पर 8 वर्ष तक ये भी कैद रही। और ये लगातार अपने पिता को समझाती थी कि ठीक है, औरंगजेब एक गलत व्यक्ति है, उसके अपराधों के लिए उसको क्षमा कर दो, लेकिन शाहजहां ने उसको अपने अंतिम दिनों से पहले क्षमा नहीं किया। कहते शाहजहां जिस दिन मरा उसके एक दिन पहले उसने पत्र लिखवा करके औरंगजेब के अपराधों के लिए उसको क्षमा किया। औरंगजेब जिस चारपाई पर रहता था उसके बराबर में ही रजाई बिछा करके नीचे 8 वर्ष तक पड़ी रही अपने पिता की सेवा में जहां आरा। इवन वो बच्चे जो वंशज थे मुगलों के, जो बेटियां थी, बच्चियां थी, उन सबको भी औरंगजेब को पत्र लिख के उसने अपने संरक्षण में ले लिया कि मैं इन बच्चों की सेवा करूंगी, और 8 वर्ष तक वही सेवा करती रही। जब शाहजहां की डेथ हो गई तो उसके बाद में फिर, क्योंकि मैंने कहा था औरंगजेब के पक्ष में उसकी कौन सी बहन थी, तो आप कहेंगे जो रोशन आरा है। लेकिन रोशन आरा इतनी गलत तरीके से आगे बढ़ना चाहती थी कि उसने अमीरों से रिश्वत लेना शुरू कर दिया। औरंगजेब को समझ में आया यार नैतिक तो जहां आरा ही है, तो उसने वापस से उस जहां आरा को शाह बेगम बनाया, जिसको ठुकरा भी दिया था। हालांकि आप उस कहानी को पढ़ेंगे तो ठुकरा दिया था जहां आरा ने, लेकिन बहुत आग्रह किया औरंगजेब ने, तब वो पहुंची। तो यहां आप समझे कि आपको अपने माता पिता की सेवा के लिए किसी भी वैभव को यदि छोड़ना पड़े, किसी ऐश्वर्य को यदि छोड़ना पड़े, तो आप उसको छोड़ सकते, क्योंकि सीखने का प्रोसेस यही है कि आपको जहां से भी सीखने को मिले वो आपको सीख लेना है। बात क्लियर है? आगे चलें, यहां तक की बात में आगे बात समझेंगे। औरंगजेब, मैं आपसे कहूं, मैंने कहा था आंखें बंद करके जरा सोचिए, औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार कितनी बार बनाया गया था? तो पहले तो 8 वर्षों के लिए 1636 से 1644, फिर 8 वर्षों के लिए गायब रहा, फिर 1652 से 1657। यही मैंने आपको बताया, 8-8 वर्ष करके याद रख लेना है। 2 बार बना था। उस चीज को मेमोराइज करिए, थोड़ा चीजें समझ पाएंगे। औरंगजेब की पोस्टिंग कहाँ थी? साउथ में। औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार कितनी बार बना था? दक्षिण का सूबेदार 2 बार बना था। तो बीच के 8 वर्ष कहाँ गया फिर? ये बना था 2 बार। एक तो बना 1636 से 44, और दूसरा इसका टर्म्स था 1652 से 57। याद रख लेना बीच के 8 वर्ष कहां पर है, तो यही औरंगजेब आपका बल्ख बल्ख का सूबेदार, जो कि मिड एशिया में पड़ता है और मुगलों का अपना क्षेत्र हुआ करता था सिंध के पास में। एक साथी जो कंधार है, कंधार में ये 2 वर्ष तक एक कमांडर की तरह इसने काम किया था, सेनापति की तरह, क्योंकि किसने मना कर दिया था जाने से। और एक आपका गुजरात, गुजरात की जिम्मेदारी भी इस पर रही, गुजरात का सूबेदार भी ये कुछ समय के लिए बनाया गया। बीच के वर्षों में ये यहां पर रहा। ये यानी कि इसके गद्दी पर बैठने से पहले का उपक्रम है, और जैसे ही ये गद्दी पर बैठा तो इसने 80 टैक्स खत्म कर दिए। कितने टैक्स खत्म किए? 80। पांडारी टैक्स, जो कि चुंगियों पर लगता था, जैसे टोल टैक्स आप समझिए। राहगीर टैक्स, जो आपका ट्रांसपोर्ट टैक्स लगता था। अब तो गवर्नमेंट लेती है ना आपसे, आप वाहन खरीदोगे तो उस टाइम पे भी सारे टैक्स ले लेगी आपसे, और फिर जब तुम रोड पे आओगे तो तब भी सारे टैक्स तुमसे ले लेगी फिर से, और फिर तमाम तरह के टैक्स अलग से लेंगे, बोले ये जरूरी है। भारत में तो आप जानते हो टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये इसका आपका पास्ट रहा और जब ये गद्दी पे बैठा तो 80 टैक्स इसने खत्म किए। अब आएगी बात, यहां से आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि ये क्या जनता की भलाई के लिए काम कर रहा है? तो इन 80 टैक्सों को फिर इसने फिल्टर किया। इसने कहा भैया मुझे ये बताइए व्यापारी कौन कौन है, हिंदू व्यापारी कौन है और मुस्लिम व्यापारी कौन है। तो जितने भी मुस्लिम व्यापारी होंगे उनसे कोई भी कर नहीं लिया जाएगा, और जितने भी हिंदू व्यापारी होंगे उन सबसे उस वस्तु का जो मूल्य होगा उसके मूल्य का 5% कर देना होगा। यानी 100 रुपए की वस्तु पर कितना टैक्स उसको देना होगा? व्यापार करता है तो 5 रुपए। ये उसने सिर्फ हिंदुओं पर थोपा। फिर प्रश्न आया, एक काउंटर आएगा कि भाई उसकी जो नीति है वो इनटॉलरेंट पॉलिसी थी, असहिष्णु नीति, इसको समझना अच्छे से।
यहां लिख लो इस बात। औरंगजेब की नीति, औरंगजेब की नीति असहिष्णु, असहिष्णु यानी सभी को ध्यान में रख करके नहीं थी, किसी एक विशेष वर्ग के लिए थी, असहिष्णु। औरंगजेब पॉलिसी वाज इनटॉलरेंट। अब यहां से आपको समझ में आएगा पहली चीज, गद्दी पे बैठते ही उसने क्या बोला, गद्दी पे बैठते ही, क्योंकि देखो इसका थॉट प्रोसेस भी समझो। मैंने कहा था कि जब उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हुआ था, अतिरिक्त बातें ना करें दोस्त। भैया आपने 1658 लिख दिया एक बार राज्याभिषेक में, प्लीज देख लीजिए, हो सकता है मैं देख लेता हूँ एक बार। 1658, ओह सॉरी 1659 होगा भी, क्योंकि 15 जून है ना, तो अगला वर्ष है। रियली सॉरी, इस तरह की किसी भी गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, क्योंकि वो लिख जाता, हम सोचते भी हैं और लिख जाता है ना, कॉमन सी मिस्टेक है, उसके लिए माफ करेंगे, ये समझे। हम सब करें, बात क्लियर है, इसको करेक्ट कर चुके। असहिष्णुता यानी कि हम कहें इनटॉलरेंट का क्या मतलब है, जैसे अभी आप बताएं, आप उन समुदायों के बारे में सोचें जो हमारे देश में भी रहते हैं, कौन कौन से धर्म के व्यक्ति रहते हैं, तो आप कहेंगे सबसे मेजर तो हिंदू हैं। बहुसंख्यक कौन है, हिंदू हैं। फिर अल्पसंख्यक जो कि 6 समुदाय मैंने पॉलिटी में आपको बताए, चाहे पारसी आप कहें, चाहे बौद्ध कहें आप, या मुस्लिम आप कहें, और जैन सबसे बाद में जो छठा अल्पसंख्यक वर्ग है, उनके अलावा भी अन्य लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है कि 6 ही अल्पसंख्यक हैं तो उनका ही ध्यान रखना है। तो एक राजा की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, खुद को सोचिए कि आप एक उदार शासक अगर हैं तो आपकी पॉलिसी होनी चाहिए सभी को ध्यान में रख करके, सभी के विकास के लिए आप बात करें, यानी सबका समन्वय भी बन पाए, सब आपस में प्रेम से रह पाए, यही एक शासक को सोचना चाहिए। असहिष्णु का मतलब है जो इन सबको सोचे वो सहिष्णु, और ए माने ना, सहिष्णु ना होना, यानी जो इस सब का विचार ही ना करे और किसी एक विशेष वर्ग की तरफ हो जाए, जैसे कि औरंगजेब हो गया मुसलमानों की तरफ। उसका कारण क्या था, मैंने आपको बताया, उत्तराधिकार के युद्ध में जितने भी हिंदू सरदार थे वो किसके पक्ष में चले गए थे, दारा शिकोह के पक्ष में। और उन्होंने कहा था कि भाई एक व्यक्ति जो दारा शिकोह है यह एक उदार व्यक्ति है, अगर यह भारत पर शासन करेगा तो ठीक है, इसके पक्ष में होना ज्यादा बेहतर है। औरंगजेब के पक्ष में हो गए थे जितने भी कट्टर मुस्लिम थे, कहते हैं कि ये सुन्नी एक मतलब कट्टर सुन्नी था ये। तो जितने भी आपका उस समय के जो चाहते थे कि भाई कट्टरता से शासन हो, वो सब हो गए औरंगजेब के पक्ष में। आज भी कोई पक्ष लेगा यदि और ये कहे कि औरंगजेब इतना बेहतर था, तो इसका मतलब क्या है कि वह उन्हीं विचारों से समर्थित है, और उसके विचार फिर उसी तरह के हैं, फिर वह एक उदार व्यक्ति नहीं है, तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। कभी किसी व्यक्ति का ऐसा मत मिले, सबके मत जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं और प्रत्येक व्यक्ति अपने मत के लिए स्वतंत्र भी है। अब जब गद्दी पे आया तो असहिष्णुता नीति इसकी साफ साफ दिखेगी आपको। पहले उसने क्या बंद किया, सिक्कों पर कलमा, ये सब असहिष्णु नीति के अंतर्गत नहीं आएंगे, ये सिर्फ लिखें सिक्कों पर कलमा लिखा जाता था। कलमा को क्या बोलते हैं मैंने आपको